जिंदगी जीना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम किस प्रकार से जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। आज मैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है राजस्थान की न्यायपालिका यानी उच्च न्यायालय। देखिए, उच्च न्यायालय जो है ये राजस्थान की न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित है। राज्य की न्याय जो व्यवस्था होती है, न्याय जो प्रशासन होता है, उसके शिखर पर उच्च न्यायालय स्थित होता है। और उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार होता है। और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान उच्च न्यायालय की। दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को 29 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी। जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह के द्वारा और हाई कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। ठीक है। फिर बाद में 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के पश्चात जो सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया था, उस समिति की सिफारिश के आधार पर, और ये जो हाई कोर्ट है ये 1958 में जोधपुर में स्थापित कर दिया गया था। 1958 में उच्च न्यायालय जो है वो कहां पर स्थापित कर दिया गया था? जोधपुर में। और 1977 में जयपुर में इसकी एक खंडपीठ स्थापित की गई थी। 1977 में जयपुर में हाई कोर्ट की एक खंडपीठ यानी बेंच जो है वो स्थापित की गई थी। आजादी के बाद जो राजस्थान हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश बने थे वो थे सर शरत कुमार घोष। ये आजादी के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश बने थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। लेकिन 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाई कोर्ट के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो थे कमलकांत वर्मा। मैं आपको यह भी बता दूं कि राजस्थान हाई कोर्ट का सबसे लंबी अवधि तक का मुख्य न्यायाधीश रहने वाला जो न्यायमूर्ति था उसका नाम था कैलाशनाथ वांचू। कैलाशनाथ वांचू राजस्थान हाई कोर्ट के सबसे ज्यादा समय तक रहे न्यायाधीश थे। और वर्तमान जो इसके न्यायाधीश है वो है इंद्रजीत महांती। इंद्रजीत महांती ये राजस्थान हाई कोर्ट के 37वें न्यायाधीश हैं। वर्तमान न्यायाधीश राजस्थान हाई कोर्ट के 37वें न्यायाधीश हैं। अब मैं आपको संवैधानिक स्थिति के बारे में बताता हूं। देखिए, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 232 तक, संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 232 में उच्च न्यायालय के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अब अपन एक एक चीज की चर्चा करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो इसी अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 214 के तहत जो है राजस्थान उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। अब इसमें यह भी है कि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त हाई कोर्ट जो है उसका भी गठन कर सकती है। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 231 में। अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट जो है इसका गठन भी किया जा सकता है। अब अपन बात करेंगे अनुच्छेद
215 अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब दो बातों से अच्छी तरह सुन लेना आप कि हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए जो निर्णय होते हैं वो सभी अदालतों में सबूत के रूप में, साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। दूसरी बात, हाई कोर्ट को अपना अपमान करने वाले, अपनी अवमानना करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार प्राप्त होगा। यानी कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत न्यायालय का अपमान करने वाले व्यक्ति को हाई कोर्ट जो है वो सजा प्रदान कर सकता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है। तो उच्च न्यायालय का गठन किनसे होगा? उच्च न्यायालय का गठन जो होगा वो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश से होगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का निर्माण एक मुख्य न्यायाधीश और शेष अन्य न्यायाधीशों से होगा। अन्य न्यायाधीश कितने होंगे इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। यह संख्या समय समय पर संसद जो है कानून बना करके निर्धारित कर सकती है। राजस्थान हाई कोर्ट में वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है टोटल वो है 50, मतलब अधिकतम 50 न्यायाधीश राजस्थान हाई कोर्ट में नियुक्त किए जा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 में इन सभी चीजों का उल्लेख किया गया है, मतलब नियुक्ति, योग्यताएं, कार्यकाल और पद से हटाना, इन सब का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 217 में किया गया है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे नियुक्ति। देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, चाहे मुख्य न्यायाधीश है चाहे अन्य न्यायाधीश है, नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन अब इसमें देखो, आप अच्छी तरह समझना, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्लस राज्यपाल। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय प्लस उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के आधार पर की जाती है। ठीक है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय प्लस उस राज्य के राज्यपाल प्लस मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, इनके परामर्श से की जाती है। दोबारा सुन लो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके परामर्श से? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्लस उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के आधार पर जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और हाई कोर्ट के अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किन के परामर्श से करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस उस राज्य के राज्यपाल और प्लस उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके परामर्श के आधार पे की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रसंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दो महत्वपूर्ण मुकदमों में सुनवाई करते हुए और कुछ विनिश्चय, कुछ सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किए गए थे। एक कहलाता है सेकंड जजेज केस। सेकंड जजेज केस है ये 1993 से रिलेटेड है और थर्ड जजेज केस है ये 1998 से रिलेटेड है। 1993 के सेकंड जजेज केस और 1998 के थर्ड जजेज केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए
तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो एक कोलेजियम से परामर्श करेगा। वो मंडली जो है वो लिखित रूप में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को परामर्श देगी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश लिखित रूप में अपना परामर्श देगा और ये परामर्श जो है वो फिर सरकार को प्रेषित किया जाएगा। सरकार इस परामर्श के आधार पर जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी। और जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी हो तो उस वक्त जो है तो जो कोलेजियम बनेगा उस कोलेजियम में उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होगा और वो कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट को जो है लिखित रूप में अपना परामर्श देगा और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी लिखित रूप में अपना परामर्श देगा और उन दोनों के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा हाई कोर्ट में दो और प्रकार के न्यायाधीश होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 223 और अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 223 इसमें है कार्यकारी और अनुच्छेद 224 इसमें है अपर। कार्यकारी न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश मतलब हाई कोर्ट में तीन प्रकार के न्यायाधीश होते हैं। स्थायी न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इसके अलावा कार्यकारी न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश। इन तीनों प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अब कार्यकारी न्यायाधीश का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद 223 के तहत राष्ट्रपति हाई कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। कार्यकारी न्यायाधीश का मतलब ये है कि हाई कोर्ट के जो स्थायी न्यायाधीश होते हैं, अगर उनमें से कोई न्यायाधीश किसी वजह से अनुपस्थित चल रहा है, ठीक है, या वो कार्य करने में फिलहाल असमर्थ है, तो उस स्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करने के लिए और टेम्परेरी किसी न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। और जो ही वो न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश अपना पद ग्रहण कर लेता है, कार्यकारी न्यायाधीश जो है उस पोस्ट से हट जाता है। दूसरा होता है अपर न्यायाधीश। अनुच्छेद 224 अपर न्यायाधीश किस स्थिति में नियुक्त किया जाता है? जब हाई कोर्ट में बकाया कार्य ज्यादा हो जाता है, वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 224 के तहत हाई कोर्ट में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। अब अपन बात करेंगे योग्यताएं। देखिए, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए चाहे वो अपर न्यायाधीश हो, चाहे कार्यकारी न्यायाधीश हो, चाहे स्थायी न्यायाधीश हो, 4 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। आप अच्छी तरह सुन लो। नंबर 1, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उस व्यक्ति की आयु 62 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, उसको राज्य की न्यायिक सेवा में कार्य करने का 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नंबर 4, वह उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हुआ होना चाहिए। यानी 10 वर्षों का उसको एडवोकेट का, अधिवक्ता का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति हाई कोर्ट का जज जो है अपॉइंट कर सकता है। अगला देखिए कार्यकाल। देखिए, हाई कोर्ट के जो तीनों प्रकार के न्यायाधीश हैं, कार्यकारी न्यायाधीश, अपर न्यायाधीश, स्थायी न्यायाधीश, ये अधिकतम 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। 62 वर्ष के बाद कार्यकारी न्यायाधीश भी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, अपर न्यायाधीश भी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता और स्थायी न्यायाधीश भी पद पर कार्य नहीं कर सकता। और जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इसका कार्यकाल होता है 65 वर्ष। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष। अब न्यायाधीशों के लिए ये जो 62 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया है, ये 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा किया गया है। 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। उससे पहले ये कार्यकाल 60 वर्ष होता था। ठीक है। अब अपन बात करेंगे पद से हटाना। इन सब का उल्लेख अनुच्छेद 217 में किया गया है। ठीक है। तो
कार्यकाल से पहले 4 तरीकों से हाई कोर्ट के जज को पद से हटाया जा सकता है। अच्छी तरह सुन लो आप कि हाई कोर्ट के जज को कार्यकाल से पहले 4 तरीकों से जो है वो पद से हटाया जा सकता है। पहला तरीका कौन सा है कि यदि वह खुद अपना त्याग पत्र दे दे तो भी वो पद से हट सकता है। दूसरा, यदि राष्ट्रपति उसको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर देता है तो भी उसका पद रिक्त हो जाता है। तीसरा, यदि उसको किसी अन्य उच्च न्यायालय के अंदर जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है तो भी उसका पद रिक्त हो सकता है। और चौथा जो है सबसे महत्वपूर्ण, वो कौन सा है? संसद के समावेदन के आधार पर, संसद के समावेदन के आधार पर, संसद के समावेदन के आधार पर जो है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है। दोस्तों, हाई कोर्ट के जजों को कार्यकाल से पूर्व पद से जो है वो किस प्रकार से हटाया जा सकता है? संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा, यानी उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कार्यकाल से पूर्व पद से हटाया जा सकता है, उसको महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है वो आप समझिए। इसमें अगर किसी न्यायाधीश को कार्यकाल से पूर्व पद से हटाना है तो इस आशय का प्रस्ताव जो है वो सबसे पहले प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है तो प्रस्ताव के ऊपर लोकसभा के 100 सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए। अगर प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जा रहा है तो उस प्रस्ताव पर 50 सदस्यों के साइन होने चाहिए। ठीक है, फिर संबंधित सदन में वो प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। अगर सदन का अध्यक्ष या सभापति उसको स्वीकार करता है तो, जैसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है तो लोकसभा अध्यक्ष यदि उसको स्वीकार करे तो, और अगर राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है तो राज्यसभा का सभापति उसको स्वीकार करता है तो क्या होगा? एक समिति का गठन किया जाएगा। अध्यक्ष के द्वारा या सभापति के द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा जो उस प्रस्ताव में लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। और इस समिति में कौन कौन होंगे? इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या उसके स्थान पर अन्य न्यायाधीश हो सकता है। दूसरा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। तीसरा, कोई कानून का विशेषज्ञ विद्वान होगा। इस प्रकार से 3 व्यक्तियों से मिलकर के एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी महाभियोग प्रस्ताव की जांच करेगी और वो अपनी रिपोर्ट जो है संसद को प्रदान करेगी, संबंधित सदन के सभापति या अध्यक्ष को प्रदान करेगी। उस रिपोर्ट को, उस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों के द्वारा अपने विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। और विशेष बहुमत क्या होता है ये आप देखिए, सदन की कुल सदस्य संख्या, कुल संख्या का बहुमत 50% प्लस 1 प्लस उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब क्या है? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। कुल सदस्य संख्या का मतलब उस सदन की जो कुल सदस्य संख्या, जैसे लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत मतलब 50% प्लस 1। दूसरी बात, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इस तरीके से वह दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। तो जिस दिन वो प्रस्ताव पारित होता है उस दिन राष्ट्रपति जो है उस न्यायाधीश को पद से हटा देता है। लेकिन राजस्थान के इतिहास में किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इस प्रकार से महाभियोग लगा करके आज तक पद से नहीं हटाया गया है।